साम्राज्य यानी मगध साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी वंश आते थे उनके संबंध में चर्चा कर ली थी, है ना। तो एक बार हम क्या करते हैं, उनको रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वो हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे बोला भी था कि अगर हमें सफल होना है तो सफल होने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी एक विषय है उसको जितना आप रिवीजन करोगे उतना वो तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारे दिमाग में रहेगा, उतना तुम्हारे लिए फायदा रहेगा। अगर तुम रिवीजन करना छोड़ दोगे तो फायदा तुम्हारे लिए कतई नहीं है, ये मान लीजिएगा, ठीक है। तो कृपया करके आप क्या करिएगा, उसे पढ़िए, मेहनत कीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसी ट्रिक से ले लेना जो ट्रिक हमने देखी थी। ट्रिक का नाम क्या था, तो हम लोगों ने इसी में देखिएगा, इसी कंटिन्यू कर दिए। तो सबसे बताओ, ह से कौन सा वंश था, हर्यक वंश था। और सी से कौन सा वंश था, शिशुनाग वंश था। और ना से कौन सा वंश था, नंद वंश था। और मां से कौन सा वंश था, मौर्य वंश था। सू से कौन सा वंश था, शुंग वंश था। और क से कौन सा वंश था, कण्व वंश था। और सात से सातवाहन वंश था, ठीक है। ऐसे रिलेट कर लिए तो हो गया। ये था, ये हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। और शिशुनाग वंश का संस्थापक और नंद वंश का संस्थापक पद्मनाभ था। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। और कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था, कौन था, वासुदेव। और सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक, कौन था, सिमुक था। यानी पहले हमें पता है कि इनके संस्थापक कौन है, उसके बाद में इनके अंतिम शासक को भी ध्यान रखना। मैंने आपको उसमें चित्र भी बना के दिया है, मैंने शॉर्ट वीडियो तो मतलब उसमें जारी की तो उसमें दिया गया है। उसके बाद बताइएगा जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक था। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदी वर्मन, कौन था, नंदी वर्मन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदी वर्मन था। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद था, कौन था, धनानंद था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, भद्रक था, कौन था, भद्रक था। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति, कौन था, देवभूति था। और कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा, कौन था, सुशर्मा था। और सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था, यज्ञश्री सातवाहन, यज्ञश्री था, है ना, कौन था, यज्ञश्री। आपको धारणा ही हो जाता है। तो हमें सभी वंशों के मतलब शासक जो संस्थापक हैं वो और इनके अंतिम शासक सभी याद है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हम लोगों ने देखो कल सातवाहन वंश को खत्म किया था और कण्व वंश को खत्म किया था और शुंग वंश को भी इससे पहले खत्म किया। तो इन तीन वंश को रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, नई चीज जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, मौर्योत्तर काल विदेशी आक्रमण जो हुए उनको भी पढ़ना है, राइट। तो आप एक बार देखिएगा, शुंग वंश से हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, विदिशा को बनाया था। किसे बनाया था, विदिशा। विदिशा कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है, ठीक है। मैं मैप खोल ले रहा हूँ भारत का, ठीक। तो फिर बौद्ध धर्म का विरोधी था ना, ठीक है। ये भारत का मैप है, ठीक है। अब देखिएगा, तो इसने अपनी राजधानी कैसे बनाया था, ये मध्य प्रदेश में विदिशा जरा माने थे। विदिशा में क्या राजधानी बनाया था, इससे पहले मगध की राजधानी पता ना, मगध की राजधानी अगर देखिए सबसे पहले क्या थी, सबसे पहले राजगृह थी। क्या थी, राजगृह थी। राजगृह के बाद क्या आई थी, पाटलिपुत्र आई थी। क्या आई थी, पाटलिपुत्र। उसके बाद क्या आई है, विदिशा थी। क्या थी, विदिशा आई, ठीक है। उसके बाद क्या आई है, प्रतिष्ठान आई है। प्रतिष्ठान मगध की राजधानी किसने बनाया था, सातवाहन वंश ने बनाया था, सातवाहन वंश ने बनाया था। कण्व वंश की राजधानी क्या थी, विदिशा ही थी। क्या थी, विदिशा ही थी। ये आपको धारणा हो जाएगा। अब ये कहिएगा, इसी को शुंग वंश में आ जाइएगा। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, है ना, पुष्यमित्र शुंग के समय में कुछ प्रमुख रचनाएं हुई थी, जिनका मतलब रचनाकार भी और रचनाएं भी हमें ध्यान रखनी है। जिसमें हमने देखा था कि पाणिनि भी इन्हीं के समकालीन थे, ठीक है। और जो पतंजलि थे वो भी इनके समकालीन थे, है ना, ये हो जाता है। तो आप ये और जातक कथाएं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, उनकी भी रचनाएं कहीं की देखा जाए किसके समकालीन हुई है, तो पुष्यमित्र शुंग के समय ही हुई है। पुष्यमित्र शुंग के समय ही इनकी रचनाएं हुई थी, ठीक है। तो मुझे आप बताइएगा, ये बताओ जातक कथाओं का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। और जो महाभाष्य है, महाभाष्य किसके द्वारा लिखे थे, पतंजलि के द्वारा लिखे थे। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखे थे, पाणिनि के द्वारा लिखे थे। यानी कि व्याकरण का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, व्याकरण प्रथम ग्रंथ अष्टाध्यायी है। कौन सा, अष्टाध्यायी हो जाता है, ठीक है। ये बताइए गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखी है, गार्गी के द्वारा लिखी गई है। और हरिवंश किसके द्वारा लिखी गई है,
जैन सैन के द्वारा, किस द्वारा लिखी गई है? जैन सैन के द्वारा ही लिखी गई है आपकी धारा। ठीक है, यहाँ तक हो जाता है। ये बताइए इनके समय मनुस्मृति हो रहा है, तो मनुस्मृति किसके, इनके समकालीन ही रहती है। और मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु ही है। मनुस्मृति का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म में जो हमें 16 संस्कार मिलते हैं, उन 16 संस्कारों की चर्चा किसके अंतर्गत आती है? तो मनुस्मृति के अंतर्गत ही आती है। ये आप जानते पहले से, बड़ी बात परिचित है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी के अंतर्गत। पुष्यमित्र शुंग के समय में क्या हुआ था? 2 विदेशी आक्रमण हुए थे, है ना? 2 विदेशी आक्रमण। 2 विदेशी आक्रमण कौन थे? यमनों के द्वारा कराए गए आक्रमण थे। ठीक है, यमनों के द्वारा, जिन्हें हम आगे पढ़ने वाले, जस्ट यही टॉपिक हमारे सामने आ रहा है, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यमनों के द्वारा, यमनों में कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने आक्रमण किया था इसे समय में? एक तो डेमेट्रियस था। कौन था? डेमेट्रियस था। तो डेमेट्रियस ने किया था और मेनांडर ने किया था। किसने किया था? मेनांडर ने। तो डेमेट्रियस और मेनांडर दोनों क्या हुए थे? पराजित हो गए थे इनसे। और इसका नेतृत्व किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग की सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अग्निमित्र के द्वारा किया गया था। अग्निमित्र जो था वो कौन था इसका? तो बेटा था। कौन था? बेटा था। यमनों ने भारत पर आक्रमण किया था, इसकी जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? अग्निमित्र है। तो उसमें का मालविका अग्निमित्र से। किससे मिलती है? मालविका अग्निमित्र से। तो मालविका जो थी, मालविका और अग्निमित्र इसमें आ जाता है। अग्निमित्र, तो मालविका अग्निमित्र की जो रचना है वो किसने की थी? कालिदास के द्वारा की थी। किसके द्वारा की थी? कालिदास के द्वारा। यानी कि अग्निमित्र और मालविका की प्रेम प्रसंगों की चर्चा प्लस यमनों के द्वारा किया गया भारत पर आक्रमण की चर्चा किस पुस्तक के अंतर्गत मिलती है? तो मालविका अग्निमित्र के अंतर्गत मिलती है। ठीक है, अब इसमें से हमने एक चीज देखा, जो मेनांडर था, इस मेनांडर ने क्या किया था? मेनांडर जब युद्ध हार जाता है, तो युद्ध हारने के बाद क्या होता है? भारत से वापस लौट रहा था, उसी समय इसकी भेंट होती है बौद्ध भिक्षु से। और बौद्ध भिक्षु का नाम क्या था? नागसेन था। तो नागसेन ने क्या किया था? इन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। क्या दी थी? बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी नागसेन के द्वारा। अब इनकी मेनांडर और नागसेन की मतलब ने क्या किया था? मतलब इनके मध्य आपस में वार्तालाप हुआ था। यह वार्तालाप की चर्चा जो किस पुस्तक के अंतर्गत मिलती है? तो मिलंद पनोह में मिलती है। मिलंद किसका नाम है? मेनांडर का ही नाम क्या है? मिलंद पनोह है। मिलंद पनोह रहता है, इसके अंतर्गत ही हो जाता है। ठीक है, तो डेमेट्रियस और मेनांडर के अंतर्गत हो जाता है। इसी के अंतर्गत हमने देखा था कि ये जो पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे, है ना? 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। तो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इनका पुरोहित कौन था? पतंजलि थे, है ना? पतंजलि थे। लेकिन अब इसी बीच हमको पता है कि जो मगध था, मगध का एरिया कुछ इस प्रकार से था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कलिंग जो था वो मगध साम्राज्य से अलग हो गया था। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, जब मगध एकदम में बहुत ज्यादा क्षेत्रित विस्तार था, उस समय वो किसके समय में था? अशोक के समय में था, है ना? अशोक के समय में। अशोक के समय मगध में कितने प्रांत थे? मतलब कितने प्रांत? 5 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 5 प्रांत। और उन 5 प्रांतों में अगर तुम देखोगे तो कौन कौन सा था? तो सबसे पहले उत्तरापद था। ये उत्तरापद ऊपर की तरफ आ जाता था, और नीचे दक्षिणापद था, और बीच में यानी अवंती था, और इधर कौन सा था? ये तो पूरी प्रांत था, और ये कलिंग था, है ना? कलिंग। ये बताओ उत्तरापद की राजधानी का नाम क्या था? तक्षशिला था। यानी मौर्य साम्राज्य के समय, है ना, जो शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या था? तक्षशिला के अंतर्गत था। और दक्षिणापद की राजधानी का नाम क्या था? सुवर्णागिरी थी। क्या था? सुवर्णागिरी था। कलिंग की राजधानी का नाम क्या था? तोसाली। क्या था? तोसाली था। कलिंग की राजधानी तोसाली था। और अवंती की राजधानी का नाम क्या था? उज्जैनी था। और जो मतलब पूरी प्रांत था उसकी राजधानी का नाम पाटलिपुत्रा था। क्या था? पाटलिपुत्रा था। तो मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार करते हम देखें तो अशोक के समय था। ठीक है, किसके समय था? अशोक के समय। बाकी जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन बाद में 5 प्रांत किसके समय हो गए थे? अशोक के समय। अब जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, यानी मौर्य साम्राज्य के कमजोर शासक आ गए अशोक के बाद में, तो जो मौर्य साम्राज्य था उसका अंतिम शासक कौन था? भरतरथ था। तो भरतरथ के समय ही क्या हो गया था कि क्षेत्रीय राजाओं ने अलग अलग टुकड़े बना करके अपने राज्यों को स्वतंत्र कर लिया था, जिसमें से कलिंग भी क्या था? स्वतंत्र हो गया था। जब क्या था? पुष्यमित्र शुंग का शासन चल रहा था उस समय। तो पुष्यमित्र शुंग के समय जब कलिंग अलग हो गया था, तो कलिंग पर जो राजा था वो कौन था? खारवेल था। तो खारवेल से आक्रमण किसने किया था? यानी पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और पुष्यमित्र शुंग जीत गया था कि हार गया था? हार गया था। तो हम ये कह सकते हैं, देखो डेमेट्रियस और मेनांडर से तो पुष्यमित्र शुंग जीत गया था, लेकिन खारवेल से हार गया था। इसकी चर्चा हमें किस मतलब अभिलेख से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख। और हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? खारवेल के द्वारा ही करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना, जो कि यहाँ कलिंग का राजा था। ठीक है, तो कलिंग बहुत स्वतंत्र हो गया था, कलिंग से जीत नहीं पाए थे। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया था। इसके बाद हमने देखा था कि यानी कि जो पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग के समय ही यानी कि यमनों के द्वारा एक दूत भेजा गया था। उस दूत का नाम क्या है?
हेलियोडोटस। क्या नाम है? हेलियोडोटस। यानी कि 3 व्यक्ति आए ना इसमें से, डेमेट्रियस हो गया था, मिनांडर हो गया था, एक व्यक्ति और था जिसका नाम था हेलियोडोटस। तीसरा कौन था? हेलियोडोटस जो था वो क्या था? दूत बन के आया था, उन्होंने आक्रमण नहीं किया था। हेलियोडोटस जो था भारत में किस धर्म की शिक्षा लिया था? भागवत धर्म की। किसने शिक्षा लिया था? भागवत धर्म। भागवत धर्म का संबंध किससे है? हिंदू धर्म से है। और किस मतलब देवता से है? विष्णु से। किससे? विष्णु से इसका संबंध आता है हेलियोडोटस का। तो हेलियोडोटस के द्वारा मध्य प्रदेश में एक अभिलेख बनवाया गया था। क्या नाम था? गरुड़ ध्वज अभिलेख। किस क्या अभिलेख था? गरुड़ ध्वज अभिलेख था। आप रिवीजन भी करके आए हैं। गरुड़ ध्वज अभिलेख का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? हेलियोडोटस ने करवाया था। हेलियोडोटस के द्वारा ये बनवाया गया अभिलेख जो था व्यक्तिगत रूप से ना सरकारी खर्चे पर नहीं था, इसने बनाया था। तो गरुड़ ध्वज अभिलेख से हमें किस धर्म के बारे में जानकारी मिलती है? भागवत धर्म के बारे में या हिंदू धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, जो कहां पर था? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही था, विदिशा में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। एक चीज बताइएगा, पुष्यमित्र सिंह जो था वो किसका विरोधी था? बौद्ध धर्म का विरोधी था। तो बौद्ध धर्म का विरोधी था, इसने बौद्ध स्तूपों को तोड़वाया था, ऐसा इतिहास में मिलता है। लेकिन हमसे ये भी पूछता है कि वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किसे कहा जाता है? तो किसे है? पुष्यमित्र सिंह को ही कहा जाता है, क्योंकि मैंने कि पुनः हिंदू धर्म का विकास हुआ था किसके समय हुआ था? पुष्यमित्र सिंह के समय ही हुआ था, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म का ये विरोधी था। तो बौद्ध धर्म के जब स्तूप तोड़वा रहा था तो साथ में क्या किया था? इसने 2 स्तूपों का पुनर्निर्माण भी करवाया था। वो 2 पुनर्स्तूप कौन से थे? तो एक तो सांची का स्तूप था, एक भरहुत का स्तूप था। सांची का स्तूप और भरहुत। सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप जो है वो किस जिले में है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। किस जिले में आते हैं? सतना में। किसमें आते हैं? सतना जिले के अंतर्गत आते हैं, जिनका क्या किया उन्होंने? पुनर्निर्माण करवाया था, ये हमारा इसके अंतर्गत हो गया था। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि पुष्यमित्र सिंह के बाद में अग्निमित्र शासक बना। उसके बाद में हम देखते हैं तो इसका अंतिम शासक, यानी कि इसमें शासक तो और भी रहे, लेकिन जो हमारे इतिहास के लिए मतलब हमें पेपर की दृष्टि से हमारे लिए इंपोर्टेंट है वो 3 राजा इंपोर्टेंट थे, जैसे पुष्यमित्र सिंह था और अग्निमित्र था, और इसका अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। और देवभूति का सेनापति कौन था या मंत्री कौन था? वासुदेव था। तो वासुदेव ने क्या कर दिया? इसकी हत्या कर दिया था, या आपको ध्यान रखना। तो नेक्स्ट कौन सा वंश आ गया था? कण्व वंश आ गया था। कण्व वंश भी इतिहास की दृष्टि से इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है कि हमें इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें रखनी पड़ेंगी। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। कौन था? वासुदेव था, है ना। वासुदेव क्या था? कण्व वंश का संस्थापक था। कण्व वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? भूमिपुत्र हो जाएगा। लेकिन कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। कौन था? सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक था, ये आपको पता है ना पहले से। ठीक है, हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ 3 राजाओं को ध्यान रखना है। कण्व वंश का संस्थापक कौन है और सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया, और अंतिम शासक कौन था, पढ़ गया था। अब नेक्स्ट हमारे सामने सातवाहन वंश था। सातवाहन वंश हम लोग सैटरडे को स्टडी किए थे, उसको रिकॉल करना है। अगर आप पढ़ के आ रहे हो तो आपको फायदा होगा, नहीं पढ़ के आ रहे तो आपको दिख ही रहा चेहरा, आप बता ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, ये सब कुछ ने सुनकर कहानी के रूप में याद रखो कि ऊपर से क्या हुआ था, ऊपर से अन्य विदेशी आक्रमण हो ही रहे थे, जो हम पढ़ने वाले हैं जस्ट इसके जस्ट बाद में। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। कौन था? सिमुक इसका संस्थापक था, ये हमको पता लग गया था। ठीक है, सिमुक ने अपनी राजधानी कैसे बनाया था? तो जो महाराष्ट्र का एरिया था, महाराष्ट्र में एक मतलब जगह थी प्रतिष्ठान, तो प्रतिष्ठान को सातवाहन वंशों ने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अब सातवाहन वंश के अंतर्गत अगर हम देखें और भी चीजें तो हमारे सामने क्या मिलता है? इनकी जो भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत भाषा थी। इनकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहन वंशों का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। सातवाहन वंश का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो सातवाहन वंश था, जब ये लोग महाराष्ट्र में अपने वंश की स्थापना किए थे तो उत्तर भारत में शकों ने क्या किया था? आक्रमण किया था। शकों की यहाँ कई सारी शाखाएं थी, तो इनके समय में क्या हुए थे? कई सारे आक्रमण हुए थे। लेकिन उससे पहले क्या है, हमें राजाओं का क्रम धारा करना है। सिमुक के बाद कौन आया? कान्हा आया था। कौन आया था? कान्हा या कृष्णा आया था, है ना। कान्हा या कृष्णा। और कान्हा या कृष्णा का पुत्र कौन था? सातकर्णी प्रथम। कौन था? सातकर्णी प्रथम शासक बना था। सातकर्णी प्रथम क्या बना था? शासक बना था। यही हमारे लिए इंपोर्टेंट धारा करना, यानी कि सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सातकर्णी प्रथम को माना जाता है। सातकर्णी प्रथम जो था, है ना, इसने क्या किया था? इसे वास्तविक संस्था बनाया था। तो इसके द्वारा एक अभिलेख बनवाया गया और इसकी पत्नी के द्वारा। कौन सा अभिलेख था? नाना घाट अभिलेख था। नाना घाट अभिलेख कहां मिला हमको? तो पुणे मिला है। नाना घाट अभिलेख, है ना, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाना घाट जो अभिलेख है ये कब है? पुणे मिला। इसका निर्माण किसने करवाया था? नैनिका ने करवाया था। नैनिका कौन थी? नैनिका इनकी पत्नी थी। और इसी अभिलेख में सातकर्णी प्रथम को महान शासक या साहसी शासक बताया गया है और इसका वास्तविक संस्थापक बताया गया है। राइट, ये आप कह सकते हैं। अब नाना घाट अभिलेख में एक चीज और मिलती है हमको,
कि इस व्यक्ति के द्वारा है ना क्या किया गया, एक मतलब उपाधि धारण की गई थी। उस उपाधि का नाम क्या बताएं? दक्षिणापथपति। क्या था? दक्षिणा। तो दक्षिणापथपति की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? शाकंभरी प्रथम था। कौन था? शाकंभरी प्रथम हो जाए। अब नानाघाट अभिलेख से अंतर्गत हमने देखा था भूदान। भूदान सर्वप्रथम जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो सातवाहन वंशों के द्वारा किया गया था। सातवाहन वंश में किस राजा के द्वारा किया गया था? शाकंभरी प्रथम के द्वारा किया गया था। यानी पहली बार भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इन्होंने किया था। और सर्वाधिक भूदान किसने किया था? भूमि जो दान में देते थे वो ब्राह्मणों को भूमि दान देना सर्वप्रथम किस वंश के द्वारा किया गया था? सातवाहन वंश के द्वारा किया गया था। किस राजा ने किया था? तो वो शाकंभरी प्रथम ने किया था। इसकी चर्चा हमें किससे मिलती है? तो नानाघाट अभिलेख से मिलती है। ठीक है, इतना भी बता। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट शासक बनता है कौन बन जाता है? जीपी, वो हाल बनता है। कौन बनता है? हाल। अब हाल जो है इस वंश का क्या था? एक योग्य शासक था। कैसा था? योग्य शासक था। कैसा था? योग्य शासक था। योग्य का मतलब यह था कि यह एक कवि था। क्या था? कवि था। एक कवि था। तो इसके दरबार में कवियों का और विद्वानों का जमावड़ा रहता था, जो कि हाल के समय की बात हो रही है। ठीक है, हाल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। उस पुस्तक का नाम बताओ क्या है? गाथा सप्तशती। क्या है? गाथा सप्तशती थी। क्या थी? गाथा सप्तशती नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो किसके द्वारा? हाल के द्वारा लिखी गई थी। तो हाल के बारे में सिर्फ एक जानकारी ध्यान रखनी है कि गाथा सप्तशती नामक पुस्तक जो थी वो किसकी थी? तो किसकी हो जाएगी? हाल की हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा? जीपीएस आता है। कौन आता है? जीपीएस। गौतमी पुत्र सातकर्णी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन माना जाता है? जीपीएस। खतरनाक टाइप का शासक कौन था? यही था। जीपीएस के समय अगर हम देखें तो जीपीएस के समय शकों ने आक्रमण किया था, है ना? शकों ने। और शकों ने जब आक्रमण किया तो इसके समय किस शक ने आक्रमण किया था? नहपान ने। किसने किया था? नहपान के द्वारा इसके समय आक्रमण किया गया था। आपके धारण। ठीक है, तो नहपान ने जब जीपीएस के समय आक्रमण किया था तो बताओ कौन जीत गया था? कौन हार गया था? जीपीएस जीत गया था। कौन जीत गया था? जीपीएस जीत गया था और नहपान हार गया था। इसकी चर्चा हमें कहां से मिलती है? जोगलखंडी नामक जगह है, वहां पर हमें 8000 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। उन सिक्कों पर एक तरफ जीपीएस की चित्र है और एक तरफ के नहपान का चित्र है, जिससे यह दर्शाया जाता है कि जीपीएस जो है वो जीता हुआ दिखाया जाता है और जो नहपान है वो हारता हुआ दिखाया जाता है। तो जीपीएस और नहपान के संबंध हमें ये मिल जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट मतलब शासक बनता है वो बनता है बीपीपी। कौन बनता है? बीपीपी बनता है, यानी वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। कौन बनता है? पुल्लुमावी। यानी वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी जो है, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी के समय भी क्या हुआ था? शकों का आक्रमण हुआ था। और शकों का आक्रमण हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? रुद्रदामन ने किया। किसने किया था? रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। ये आपको पता है। इसमें से कौन जीत गया था? कौन हार गया था? यानी कि बीपीपी हार गया था, यानी वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी हार गया था और रुद्रदामन जीत गया था। लेकिन क्या हुआ था? ये वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी के द्वारा वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए गए थे। तो ये प्रश्न है पूछेगा सातवाहन वंश के द्वारा और शक और शासकों के द्वारा वैवाहिक संबंध स्थापित किए तो उनमें से कौन से राजा था? तो राजा कौन सा था? तो वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी था और रुद्रदामन के बाद में वैवाहिक संबंध क्या हो गए थे? स्थापित हो गए थे। इन दोनों की चर्चा इसमें मिलती है। ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो रुद्रदामन है, रुद्रदामन ने सौराष्ट्र में एक अभिलेख बनवाया था। क्या अभिलेख था? अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख था। क्या था? जूनागढ़ अभिलेख। सांची का अभिलेख किसने बनवाया? अशोक ने। किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। वो तो पुनर्निर्माण करवाया था उसके द्वारा। तो किसा वो भी पुष्यमित्र सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से। और रुद्रदामन जूनागढ़ वो कहां था? सौराष्ट्र में था। कहां था? सौराष्ट्र के अंतर्गत है, गुजरात के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो बीबीपी हो गया था यहाँ तक। इसके बाद हम लोगों ने देखा था इस वंश का अंतिम शासक, यानी सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? यज्ञश्री। कौन था? यज्ञश्री था। कौन हो जाएगा? यज्ञश्री हो जाएगा। तो यज्ञश्री सातवाहन वंश का क्या था? अंतिम शासक था। ठीक है, यज्ञश्री क्या था? सातवाहन वंश का अंतिम शासक। आप इसी में बैठ जाओ भी। ठीक है, इसी में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी फिलहाल बाद में तो देखेंगे, 12 बजे बात करेंगे। 12 बजे क्लास छोड़ूंगा मैं। तुम्हें तो पल्ले ही पढ़ रहा है, ऐसे ही चल रहा है? पल्ले पढ़ रहा है? मेरे तो कैमरे से तुम्हें फायदा होगा, बहुत मेहनत करके आऊंगा ज्यादा। क्योंकि देखो कैमरे में तो कुछ भी गलती होगी कैद होगी, और मुझे भी बहुत दिक्कत हो। एडिटिंग करना है तो मैं जानता थोड़ी नहीं हूँ। ठीक है, और उसको ऐसे डरा नहीं सकता, तो समझ आएगा। लेकिन क्या है, तुम्हें याद रहेगा। सिलो तो जब नया कराऊंगा तो करा रहा हूँ, अभी तो रिकॉल करवा रहा हूँ। तो तुम पहली बार क्लास ले रहे हो इसलिए ये चक्कर है। पहले लिए तो मैं इससे पहले कंटेंट पढ़ा चुका हूँ ना, तो रिकॉल करा रहे हैं। रिकॉल नहीं तो करा रहे इसको, ये हो जाता। देखो अब आगे बात करते हैं। ठीक है,
तो सातवाहन वंश के बारे में काफी हो जाएगा। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? यज्ञश्री सातकर्णी था। और यज्ञश्री सातकर्णी के बाद में अगर हम देखें तो अब क्या है, मतलब देखो ये जो वंश है वो नीचे की तरफ दक्षिण भारत में सिमट के रह गया है, क्योंकि सातवाहन वंश को हम आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जानते हैं। और आंध्र सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में विस्तृत था, इसलिए इसे हम आंध्र सातवाहन वंश के नाम से जानते हैं। उसका अंतिम शासक ही हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या जो इतिहास है वो चेंज हो जाएगा। या दक्षिण भारत का क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्या पढ़ेंगे? दक्षिण भारत का। लेकिन इसी के समकालीन आपको दिख रहा होगा इधर भी तो कोई ना कोई शासन कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। अब इधर शासन कौन कर रहा होगा, उसके लिए वो जो हमें पढ़ना है वो तय है बाकी। ठीक है, तो अब डालिएगा हेडिंग नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ से नया है, अब मैं यहाँ से धीमे धीमे बोलूंगा। ठीक है, देखो चलो वो रिकॉर्ड करने के चक्कर में बोले थे, वैसे नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है। अभी पहले समझ लो, उसमें लिखना। ठीक है, लिखवा तो चलेगा, बिंदु करके आप देख लीजिए। देखो इसी तरह से समझिएगा जो ये ट्रिक यहाँ रहने वाली है। पांच टॉपिक का नाम यही है, आज हमें यही टॉपिक खत्म करना है। ठीक है, टॉपिक हमें यही खत्म करना है, इसी को आपको ध्यान में पढ़ना है। देखिएगा आप भी रख लीजिएगा। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ आइए तो कम से कम ये नया टॉपिक है, आपको समझ में आएगा इतना है, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है मौर्योत्तर काल विदेशी आक्रमण, है ना। मौर्योत्तर काल, देखो इसमें शब्द जो है ना मौर्योत्तर, आप लोग परिचित हो पहले से। मौर्योत्तर शब्द का मतलब क्या हो जाएगा ये देखो, मौर्योत्तर क्या है? मौर्य है ना, मौर्य और उत्तर। उत्तर माने होता है बाद, ये शब्द आ जाएगा। उत्तर माने और पूर्व माने पहले का, ये पहले से जानते ही। तो जब मौर्योत्तर शब्द आता है तो मौर्य धन उत्तर हो जाएगा। तो मौर्य के बाद भारत पर जो आक्रमण किए विदेशों के द्वारा, विदेशियों ने, उनको हमें स्टडी करना है। हालांकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्या, मौर्य साम्राज्य से पहले भारत पर विदेशी आक्रमण, तो हम तीनों वहां पर भी चर्चा किए थे। तो हम क्या करें, दोनों को सम्मिलित करके एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, उसी ट्रिक को दोहरा लाइएगा। ठीक है, आपने ये हेडिंग डाली है ना, हेडिंग डाल लीजिएगा, इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो समझते हैं। देखो ट्रिक का नाम क्या था, हसीन मसूक शाह। क्या था? हसीन मसूक शाह या मासूक शाह, मासूक शाह। ठीक है, हसीन मासूक शाह, ये ट्रिक था। अब आप जानते हो इसमें जो मेन जो वंश है, मतलब मैं बोलूं मगध साम्राज्य में, मगध में सबसे प्रतापी जो वंश रहा है वो कौन सा रहा है? मौर्य वंश रहा है। कौन रहा है? मौर्य वंश। तो मैं क्या करूं, इसको मौर्य वंश को यहाँ लिख दे रहा हूं। मौर्य वंश आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये धारा करना है। मौर्य वंश, मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश के बाद और मौर्य वंश से पहले। मौर्य वंश से पहले भी मैं तो पढ़ा चुका हूं, तुम्हारे पेपर के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, धारा करना है। तो मौर्य वंश से पहले क्या दीजिएगा, या पूर्व शब्द आता है, या पूर्व शब्द, पूर्व। मौर्य वंश से पूर्व विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण जैसे मैं कर रहा हूं वैसे बनाओ, फिर नेक्स्ट बना चलो, साथ साथ में समझते भी चलो। ठीक है, इसको मत देखो आप, ये पीडीएफ ग्रुप में पड़ी हुई है ना, तुम्हें सिस्टमैटिक तरीके से लिखना तो मत ग्रुप से देख लेना, कर लेना, लेकिन हमें समझना है, क्योंकि हमें लर्न करना होता है। तो लर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो कृपया करके आप इसको फॉलो करो, इसको फॉलो मत करना। ठीक है, हाँ जैसे छूट जाता है आपका, आप लिखने में थोड़ा गड़बड़ कर जाते हो, क्योंकि यहाँ शॉर्ट लिखाएंगे या पूरा लिखा है डिटेल में, तो आप डिटेल में यहाँ से लिख लेना, बाकी आप शॉर्ट यहाँ से करते चले जाओ। मुझे लगता है वो आवश्यकता नहीं पड़ती है, अगर तुम यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के पढ़ोगे तो पूरा लर्न यहीं पर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ध्यान रखना। तो हसीन मसरूसा ट्रिक है। हसीन मसरूसा में क्या है, यानी कि मगध साम्राज्य में 7 राजवंशों ने शासन किया है। उन 7 राजवंशों में से सबसे बेहतरीन जो राजवंश रहा है वो मौर्य साम्राज्य रहा है। और मौर्य साम्राज्य अपने आप में सबसे ज्यादा विस्तृत एरिया मगध का किया था। ठीक है, आप जानते पहले से। तो मौर्य साम्राज्य से पहले या पूर्व विदेशी आक्रमण, और मौर्य साम्राज्य के बाद को हम क्या बोलते हैं, उत्तर कह देते हैं। तो मौर्योत्तर तो तभी आ जाता है। तो मौर्य साम्राज्य के बाद कहिएगा या उत्तर कहिएगा। मौर्य साम्राज्य के बाद विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, यह कहानी हमारी चलेगी, विदेशी आक्रमण, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो मौर्य साम्राज्य से पहले और मौर्य साम्राज्य के बाद। तो देखो मौर्य साम्राज्य से पहले मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी अभी भी दोबारा रिकॉल करा दे रहे हैं। और मौर्य साम्राज्य के बाद भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक ही पढ़े हम लोग, है ना। अभी बाकी शेष रह गए, तो हम दोनों को तुलना में पढ़ते हैं, और दोनों पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। ध्यान रखना है, आपका 1 नंबर बनने का चांस है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए क्या है, इसमें एक तो देखो बहुत सारे रचनाकार हैं जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हर पेपर में देखने को मिलते हैं। हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। तो पूर्व यानी पहले विदेशी आक्रमण तुम देखोगे, तो विदेशी आक्रमण किस किसने किया था,
तो आपको पता है धनानंद के समय विदेशी आक्रमण हुआ था। धनानंद का संबंध किस वंश से था? नंद वंश से था। तो नंद वंश के समय है ना विदेशी आक्रमण हुआ था एक, ठीक है। नंद वंश के समय विदेशी आक्रमण हुआ एक, ठीक है, ये हो जाएगा। नंद वंश के समय विदेशी आक्रमण किसने किया था? यानी कि इसके समकालीन था, तो किसने किया था? सिकंदर ने आक्रमण किया था। नंद वंश के समय यानी धनानंद के समय विदेशी आक्रमण सिकंदर के द्वारा किया गया था। सिकंदर के द्वारा किया गया था। मैं पूरा लिख रहा हूं जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, ठीक हो जाएगा। यानी कि मौर्य वंश से पहले विदेशी आक्रमण, सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो सिकंदर के द्वारा। हालांकि इससे पहले भी और भी व्यक्ति हैं, हकमनी वंश का शासक है ना, तो उसे भी हम पढ़ा देंगे। डेरियस प्रथम जो था वो मिलेगा। हाँ, तो ये जो था ये क्या था? यूनानी था। क्या था ये यूनानी था। ये कौन था? यूनानी था, यानी यूनान से आया था, सिकंदर था, ठीक है। लेकिन इसी बीच हम दूसरा अगर हम देखें धनानंद के समय ही रहता है, वो क्या था? ईरानी आक्रमण हुए थे। तो ईरानी आक्रमण जो आक्रमण करता थे कौन थे? ईरानी आक्रमणकर्ता कौन थे? तो हम सबको पता था कौन थे? हाँ, नहीं उसमें केवल एक ले लो, डेरियस प्रथम कर लो। इसमें क्या था? मैंने लिया था डेरियस प्रथम। किसने किया था? डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था। डेरियस प्रथम, ठीक है। डेरियस प्रथम का संबंध किस वंश से है? हकमनी वंश से। हकमनी वंश, और ये प्रश्न कई बार आता है। हकमनी वंश ने भारत पर विदेशी आक्रमण, सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? हकमनी वंश ने किया था। और उसमें जीता किसने था? डेरियस प्रथम के द्वारा जीता गया था। ये आप पहले से पढ़े हुए। इस चित्र को बना लो यहाँ पर साथ में, जिससे तुम्हें याद करने में बहुत ज्यादा सहूलियत होगी, तुम्हें अच्छा लगेगा हिस्ट्री पढ़ने में, तुम्हें लगेगा कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, नहीं तो मालूम पड़ा कि सब गायब हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप पढ़िए, मौर्य वंश से पहले विदेशी आक्रमण में राजा कौन था यहाँ पर? तो धनानंद था। धनानंद जो है मौर्य वंश से पहले नंद वंश ये आ रहा नहीं आ रहा है, नंद वंश का राजा था, अंतिम राजा। इसके समय सिकंदर ने आक्रमण किया और ईरानी आक्रमण हुए। सिकंदर का कौन सा आक्रमणकारी है? यूनानी आक्रमणकारी है। और ईरानी आक्रमण में देखा जाए तो डेरियस प्रथम ने किया था। इतना आपको ध्यान रखना है। डेरियस प्रथम का संबंध किस वंश से है? तो हकमनी वंश से है। किससे है? हकमनी वंश से है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार देखो, हम यहाँ पर इसे खोल के पीडीएफ को देख रहे हैं, देखो देखो ये भारत का मैप थोड़ा सा पे देखिएगा। यहाँ पर कौन था? यहाँ था मगध साम्राज्य, ठीक है, मगध साम्राज्य। अब ये लोग देखो इधर जो है ना ईरान है, इसको और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा जिससे समझा पाए। ठीक है, इतना छोटा क्यों किया? देखो इससे समझ में आ जाएगा। ये तुम्हें थोड़ा सा इमेजिनरी सोचना पड़ेगा कि आगे देखो, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं पाकिस्तान का मैप है, इधर अफगानिस्तान है और इधर ईरान है, ठीक है, ये रखना। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ईरान, ये ईरान था, तो ईरान का राजा था डेरियस प्रथम, जिसे ईरानी आक्रमणकारी कहते हैं। यानी भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किया गया था किस वंश के द्वारा? हकमनी वंश के द्वारा। इन्होंने आक्रमण कहाँ किया था? भारत पर किया था, ठीक है। किस राजा को हराया इसकी चर्चा नहीं करें, पढ़ा चुका हूं पहले से, काफी धारणा हो जाएगा। तो डेरियस प्रथम के द्वारा आक्रमण किया गया। अब दूसरा क्या है? एक ऊपर हम जाएंगे, अगर विश्व मैप देखेंगे तो विश्व मैप में अगर देखें यूनान है, जिसे यूरोप के अंतर्गत आता है, यहाँ पर मतलब काफी दूर पड़ जाता है इधर। तो हम क्या करते हैं, एक और आक्रमण हुआ था किसके द्वारा? सिकंदर के द्वारा। और सिकंदर कहाँ का था? ईरान का, यूनान का, कहाँ का था? यूनान का था। और सिकंदर ने आक्रमण किया था, ठीक है। सिकंदर ने जब आक्रमण किया था तो सर्वप्रथम किस वंश पर आक्रमण, मतलब किस राज्य पर आक्रमण किया था? यहाँ पर मैं बताया ना आपको, यहाँ पर कौन सा वंश मतलब वो था? तो यहाँ कंधार था। कौन था? कंधार। और कंधार का शासक कौन था? आम्बेक। कौन था? आम्बेक। तो आम्बेक को हरा दिया था इसने। किसने हरा दिया था? सिकंदर ने हरा दिया था। उसके बाद राजा पोरस की कहानी सुनी होगी। राजा पोरस कहाँ का शासक था? तो पंजाब का शासक था। कहाँ का था? पंजाब का। तो पंजाब के शासक को भी इन्होंने हरा दिया था। लेकिन सिकंदर और राजा पोरस के मध्य में क्या हुआ था? वार्तालाप हुआ था। तो चूंकि सिकंदर ने अधीन कर लिया था किसको? राजा पोरस को। तो ये कहानी रहती है कि राजा पोरस ने, मतलब सिकंदर ने राजा पोरस से पूछा था कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो मतलब राजा पोरस ने बोला था कि एक राजा के प्रति जैसा व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार किया जाए। इससे वो क्या हो गया था, जो सिकंदर था बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था कि तुम मेरे कस्टडी में होने के बाद भी तुम कह रहे हो कि तुम्हारा मनोबल तुमसे कम नहीं हो रहा है। मतलब तुम फिजिकली तो तुम मुझे हरा सकते हो, लेकिन मेरे मन से तुम नहीं हरा सकते हो। मैं आज भी राजा हूं, मेरे अंदर राजा के गुण हैं। तो राजा जो होता है वो जन्म से ही होता है, यानी कि उसके अंदर जो
क्षमताएं होती हैं वो दिमाग में होती है, फिजिकली कुछ नहीं होता है। फिजिकली तुम किसी को पीट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसके दिमाग को वो कैसे निकालोगे? इसलिए राजा पुरुष को प्रभावित हुआ था। तो ये कहानी एक रहती है सिकंदर की रहती है। लेकिन क्या होता है, इसी बीच तुमको पता ही है कि जो धनानंद था, धनानंद से दुश्मनी किसकी थी? धनानंद की दुश्मनी हो गई थी, किससे हो गई थी दुश्मनी? दुश्मनी हो गई थी, किससे हो गई थी? तो चाणक्य से हो गई थी, चाणक्य से। तो चाणक्य क्या करना चाहता? धनानंद को हटाना चाहता था, यानी नंद वंश का अंत करना चाहता था। नंद वंश जो यहाँ पर जो मगध में चल रहा था उसका अंत करना चाहता था। उसने क्या किया था? चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया गया, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चाणक्य ने क्या किया? अपनी कूटनीति से सिकंदर को यहाँ से भगा दिया था, और सिकंदर यहाँ से बेबस हो गया था, यानी मजबूर हो गया था वापस लौटने के लिए। तो उसने ये कहाँ चला गया? वापस चला गया यहाँ पर। तो सिकंदर जब वापस जा रहा था, रास्ते में क्या हुआ? बेबीलोन में इसकी मतलब मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद में कौन बन गया था सिकंदर का उत्तराधिकारी? तो इसका एक मतलब क्या था, है ना, इसका सेनापति था। क्या नाम था सेनापति का? सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था? फिर भारत पर आक्रमण किया था, और उस समय भारत पर राजा कौन हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य हो गया था। कौन हो गया था? चंद्रगुप्त। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कौन जीत गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और कौन हार गया था? सेल्यूकस निकेटर हार गया था। तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या कर दिया? दोनों के बाद वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए। क्या कर दिए थे? वैवाहिक, क्योंकि हारने वाला था तो इसको लगा था या मर जाएंगे, इससे बढ़िया है कि वैवाहिक संबंध स्थापित कर ले रहे हैं। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, क्या नाम था? हेलेना, उस समय की सबसे सुंदर महिला थी, उस समय की सबसे सुंदर महिला, जिसे हम कार्नेलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्नेलिया। तो कार्नेलिया से क्या कर लिया था? कार्नेलिया से विवाह करवा दिया इसका, ठीक है। और इसके साथ में क्या भेजा था? एक दूत भेजा था। क्या भेजा था? दूत। उस दूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज था। क्या नाम था? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज जो था वो इसके साथ आया था, क्योंकि ये यूनानी भाषा जानते थे, ग्रीक भाषा ये नहीं जानता था, तो ट्रांसलेटर काम करता था ये। जब ये दोनों आपस में वार्तालाप करते थे, कार्नेलिया और चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। देखो कल्पना करके देखो, सबसे सुंदर महिला चंद्रगुप्त मौर्य आपस में बात कर रहे हैं, ये ग्रीक भाषा में कर रही है, ये अपना प्राकृत भाषा में कर रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनता होगा, ठीक है। तो मेगास्थनी बीच में बैठता होता है, और ये आपस में कुछ व्यक्ति बात करते होते, इसको पता होता होगा सारा कुछ, है ना, लिखवा देता होगा जो भी है उसको। तो इसके द्वारा तुमको पता ही, इसके द्वारा पुस्तक की गई है इंडिका पुस्तक। इंडिका पुस्तक से हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये कहानी जो थी वो किसकी थी? ये मौर्य वंश से पहले के विदेशी आक्रमणों की है, जो भी पढ़ा चुका हूं पहले भी, तो थोड़ा बहुत आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं आज की जो वर्तमान कहानी, मतलब क्या है? मौर्य वंश के बाद, यानी कि इनके समकालीन कुछ क्या हुए हैं? आक्रमण हुए हैं। तो मौर्य वंश के बाद में कुछ विदेशी आक्रमण हुए, ये भी पेपर के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं? इनको पढ़ते हैं। तो मेन हेडिंग हमारी यही है, मैं आपको यही हेडिंग डलवाई है कि क्या है? मौर्योत्तर काल विदेशी आक्रमण, है ना, मौर्योत्तर काल विदेशी आक्रमण। तो मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण में यही हेडिंग पढ़ा हुआ था, डालिए इसी को पढ़िएगा। तो करो उसको डाल के, ठीक है। ये पार्ट मैंने तुम्हें समझा दिया, दूसरा पार्ट हमें समझना यहाँ से, इसको हमें समझना था, यहाँ से आप रिटर्न कीजिए, करते चले जाइएगा। देखो एक चित्र ये इसमें इंक्लूड किया गया है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये है प्यारा भारत, ये है अपना, ये मान लीजिए ये, ओके। अब यहां पर एक देखो ये सर्कल दिया गया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक जगह का नाम है, बस आपको ध्यान रखना है। बैक्टीरिया अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में पड़ जाता है, ऐसे मान लीजिएगा, ठीक है। बैक्टीरिया जो जगह है, बैक्टीरिया से विदेशी आक्रमण होंगे। इससे पहले विदेशी आक्रमण जो हुए थे कहां से हुए थे? ईरान से हुए थे, और ईरान से हुए थे। तो इन दोनों को मैंने बता दिया आपको, यानी सिकंदर ने यहां से किया था, और इसने डेरियस प्रथम ने कहां से किया था? ईरान से किया था, जो हमने पढ़ लिया। अब हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है मौर्य काल के बाद में। अब मौर्य काल जो है ना, वो मगध साम्राज्य जो सिमट के वो दक्षिण भारत में रह गया। तो इसी बीच क्या हो रहा है? यहाँ आक्रमण हुए हैं। अब उन आक्रमण में तुम देखोगे 4 आक्रमण हुए हैं, यानी 4 लोगों ने आक्रमण किए हैं। एक तो क्रम से पूछता है कि सबसे पहले किसने किया, फिर किसने किया, फिर किसने किया। तो अब देखना, इंडो ग्रीक के द्वारा सबसे पहले आक्रमण किया गया, उसके बाद शक वंश के द्वारा किया गया, उसके बाद पहला वंश के द्वारा किया गया, उसके बाद कुषाण वंश के द्वारा किया गया। तो आप लिखो पहले, है ना, नहीं तो आपको कहोगे कुछ लिखवा नहीं रहे हो, अपना ही कह रहे हो, बस हो गया, ठीक है। तो करिएगा, कर नहीं तो कुछ विद्यार्थियों को दिक्कत होगी ना, इसलिए कह रहे कर लीजिएगा। पूरा 1 घंटा हमारा हो गया है, लेकिन चर्चा में कुछ नहीं लिखवाया, ठीक है। देखो आप तो डालिएगा, मौर्य काल के पतन के बाद, मौर्य काल के पतन के बाद, मौर्य काल के पतन के बाद मगध साम्राज्य
मौर्य काल के पतन के बाद मगध साम्राज्य, मौर्य काल के पतन के बाद मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिस कारण, और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिस कारण भारत पर, जिस कारण भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों ने, जिस कारण भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। ओके, मौर्योत्तर काल में, नेक्स्ट मतलब बिंदु करके लिखिएगा, आक्रमण किया, राइट। अब नेक्स्ट बिंदु करके लिखो, मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में भारत पर, मौर्योत्तर काल में भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए, 4 विदेशी आक्रमण हुए, 4 विदेशी आक्रमण हुए, 4 विदेशी आक्रमण हुए जो निम्न प्रकार हैं, 4 विदेशी आक्रमण हुए जो निम्न प्रकार हैं। चार विदेशी आक्रमण जो निम्न प्रकार, इनकी ट्रिक है, ISPK है, क्या है, ISPK, ठीक है। आप ऐसे ही लिखना, ठीक है, इसमें कुछ लिखवाना थोड़ा सा जरूरी है। ISPK, एक तो क्रम पूछता है वो, तो क्रम के लिए अपने मीटर रहेगा ISPK। तो I फॉर क्या हो जाएगा, इंडो, है ना, इंडो ग्रीक कह सकते हो, इंडो ग्रीक को इंडो यमन भी कह सकते हैं, इस ग्रीक को यमन के नाम से भी जान सकते हैं, इसमें लिखा हुआ ही है। तो हम क्या कह सकते हैं, इंडो ग्रीक कह दीजिएगा या इंडो यूनानी कह दीजिएगा। इंडो माने क्या होता है, हिंद, हिंद यूनानी, हिंद यूनानी या यवन, या क्या यवन। मैं तो ये पढ़ा चुका हूं ये वाला टॉपिक भी जस्ट, ठीक है, आपको ध्यान रखना। तो 4 आक्रमण हुए। आक्रमण नंबर 1 किसका था, तो आई फॉर इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, हिंद यूनानी, हिंद यूनानी कह दीजिएगा या हिंद यवन कह दीजिएगा, एक ही बात है। ओके, ये हो जाएगा। तो हिंद यवन। एस फॉर क्या हो जाएगा, सेकंड आक्रमण किसके द्वारा किया गया, शक वंश के द्वारा, किसके द्वारा किया गया, शक वंश के द्वारा किया गया। डिटेल पढ़ाएंगे अभी, है ना, एक एक करके खत्म करेंगे, बढ़िया रहेगा जिससे तुम्हें समझ में आए, ठीक है, हो जाएगा। तो इंडो ग्रीक आक्रमण हुआ, उसके बाद में किसका हुआ, शक, किसका, शक का। अब पी फॉर पहलव, तीसरा वंश, तीसरा जो आक्रमण किया किसने किया, पहलवों ने किया। किसने किया, पहलवों ने। एक पल्लव वंश भी है, पल्लव वंश अलग है, देखिए पहलव ये अलग है जो विदेशी आक्रमण किया गया भारत पर, तो पहलवों ने आक्रमण किया, ये आपको ध्यान रखना। चौथा जो हमारे सामने वो कौन सा, कुषाण, के फॉर क्या हो जाएगा, कुषाण, यानी कुषाणों ने आक्रमण किया। तो एक बार रिकॉल कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे अभी चर्चा किया किस बारे में, कि मौर्य साम्राज्य के बाद में भारत पर कुछ विदेशी आक्रमण हुए। उन विदेशी आक्रमण हुए क्यों, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के बाद में मगध साम्राज्य जो था वो क्या हो गया था, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, जिससे विदेशी आक्रमणकारियों को एक अवसर मिल गया, और उस अवसर का फायदा उठा करके उन्होंने भारत पर हमला किया, यानी आक्रमण किया। आक्रमण किया था, उन आक्रमण करने में 4 आक्रमण हुए, 4 आक्रमण क्रम से हमने देखे, आपको रिकॉल करना मेरे साथ में। ISPK, ठीक है, क्या है, IS, आई फॉर क्या था, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक को हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंद यमन या हिंद यूनानी, क्या कहते हैं, हिंद यमन या हिंद यूनानी कहते हैं। दूसरा क्या था, शक वंशों के द्वारा किया गया, शकों के द्वारा आक्रमण किया गया। तीसरा क्या था, पहलव वंश के द्वारा आक्रमण किया, किसके द्वारा, पहलवों के द्वारा आक्रमण किया। चौथा कौन सा था, कुषाणों के द्वारा, चौथा कौन सा था, कुषाणों के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमें ये मिल गया कि यहाँ पर क्या था, हमारी भारत में सत्ता कमजोर हो गई थी, उसका फायदा किसने उठाया, विदेशियों ने, जिसमें आक्रमण हुए इसमें। अब इस वाले को हम पढ़ चुके हैं, इंडो ग्रीक को। इंडो ग्रीक में हमने क्या पढ़ा दिया आपको, इंडो ग्रीक को हमने यमन शब्द दिया, देखो, और यमन से कौन दिमाग को तुरंत आना चाहिए, क्या यमनों में सबसे पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, डेमेट्रियस के द्वारा, किसके द्वारा, डेमेट्रियस। तो लिखो इस बारे में, इसके बारे में लिखो, इंडो ग्रीक आक्रमण उसमें करके उसमें लिखिएगा, आप अलग से डाल लो इसको, इंडो ग्रीक आक्रमण या हिंद यूनानी या यमन आक्रमण, इंडो ग्रीक आक्रमण या हिंद यूनानी या
यवन आक्रमण, यवन आक्रमण, यवन आक्रमण। ओके, तो इसमें आप कर लीजिएगा। देखो मैं अभी इसको हटा दूं, इसकी जरूरत नहीं, अभी एक एक करके पढ़ेंगे। हमको ये तो पता लग गया कि ये चीजें हमें पढ़नी है इसमें आगे। तो आप क्या करते हैं आगे देखिएगा। अब आगे हम देखेंगे इसके अंदर, तो देखिएगा इसमें हिंद यूनानियों में सबसे पहला आक्रमण, प्रथम आक्रमण किसने किया था? प्रथम आक्रमण तो डेमेट्रियस ने किया। किसने किया? डेमेट्रियस ने। अब ये तो इसको डिटेल में लिखवाएंगे, शॉर्ट में कम चल जाएगा, शॉर्ट में चल जाएगा। मतलब आपको ये तो लिंक हो ही रहा है कि कहाँ हमारा चैप्टर का नाम क्या हो गया? हिंद यूनानी हो गया, हिंद यूनानी हो गया। तो इसमें प्रथम आक्रमण किसने किया? डेमेट्रियस ने। डेमेट्रियस ने प्रथम आक्रमण किया, डेमेट्रियस ने, राइट। डेमेट्रियस ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया, ठीक है। और डेमेट्रियस वंश की स्थापना की। यानी कि प्रथम आक्रमण डेमेट्रियस ने किया तथा डेमेट्रियस वंश की स्थापना की। प्रथम आक्रमण डेमेट्रियस ने किया तथा डेमेट्रियस वंश की स्थापना किया, डेमेट्रियस वंश की स्थापना किया। ठीक है, चित्र यहां पर दिया हुआ है तो इस चित्र के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा डेमेट्रियस वंश की स्थापना किया, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो आक्रमण किया था वो 183 ईसा पूर्व में किया था, बीसी में। अब 183 बीसी में आपको पता है कि खत्म हो जाएगा ये। तो पुष्यमित शुंग था यहाँ पर जब इन्होंने आक्रमण किया था उस समय, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पढ़ा दिया मैंने आपको। अब डेमेट्रियस यानी कि देखो इंडो ग्रीक जो है ये कहां से आए थे भारत पर आक्रमण करने के लिए? लोकेशन इसी में क्या, कांधार जो एरिया होता है और तक्षशिला जो एरिया होता है, तो कांधार तक्षशिला वाले एरिया के अंतर्गत क्या थे, ये लोगों ने अपने जो भी वंश था डेमेट्रियस वंश की स्थापना करके वहां पर साम्राज्य करना प्रारंभ कर दिए थे, ठीक है। इधर क्या था, मगध साम्राज्य कमजोर होता चला गया था, तो इस तरफ हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कब्जा किसका हो गया? जबकि इससे पहले यहाँ पर किसका कब्जा था? अफगानिस्तान तक तो मौर्य वंश का कब्जा था, लेकिन मौर्य वंश जैसे ही खत्म हुआ तो उसके बाद क्या आ गया, ये लोग यहाँ पर आक्रमण करने लग गए। तो डेमेट्रियस के बारे में आपको बता रहा है। डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी किसे बनाया था पूछता है। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो साकल को। किसे बनाया था? साकल को। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? साकल को। इस बात को लिखो यहीं पर ही। डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी किसे बनाया? डेमेट्रियस ने की है, डेमेट्रियस प्रथम के द्वारा। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? साकल या सियालकोट को बनाया। किसे बनाया? साकल या सियालकोट को बनाया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जानते हो डेमेट्रियस वंश की राजधानी साकल थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो मिनांडर था। और मिनांडर हम पढ़ा दिए, तो इसको नेक्स्ट लिख लीजिएगा, ये आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट लिखो किसका? डेमेट्रियस वंश का प्रतापी शासक। नेक्स्ट बिंदु को लीजिएगा, डेमेट्रियस वंश का प्रतापी शासक मिनांडर था। कौन था? मिनांडर, मिनांडर था, ओके। जिसे बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा जाता है, जिसे बौद्ध साहित्य में मिलिंद, मिलिंद मैं आपको पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं। मिलिंद मतलब किसका निकनेम था? तो मिनांडर का था। बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु को लिखो, इसने शुंग शासक, इसने शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया। इसने शुंग शासक, इसने शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, परंतु यह हार गया, परंतु यह पराजित हो गया या हार गया। नेक्स्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट बिंदु है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो। ये किताब पहले भी लिखवा चुका हूं आपको मैं। तो नेक्स्ट बिंदु देखो, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में, मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो में, मिलिंद पन्हो में मिनांडर के, मिनांडर, मिलिंद पन्हो में मिनांडर के बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ, बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद के उपरांत, बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ
वाद विवाद के उपरांत बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने की कथा है। बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने की कथा है। बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने की कथा है। ठीक है। एक दूसरा और कर लीजिएगा इसी में। ये एक कहानी होगी इंडो ग्रीक की। अब इंडो ग्रीक में दूसरा रहता है, देखो मिनांडर के बाद में जो नेक्स्ट राजा बनेगा यहां पर वो बनेगा अंतियाल। इसी का ही शासक था अंतियाल। यानी कि मैं आपसे ये कह सकता हूं इस वंश का, इसका डेमेट्रियस वंश का अंतिम शासक ले लो। डेमेट्रियस वंश का अंतिम शासक, डेमेट्रियस वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक अंतियाल था। अंतियाल था। डेमेट्रियस वंश का अंतिम शासक अंतियाल था। अंतिम अंत्याल, आ से अंतिम, आ से अंतियाल, अंतियाल था, राइट। इसी ने अपना राजदूत, इसी ने अपना राजदूत, अब राजदूत का नाम क्या है? हेलियोडोटस। राजदूत हेलियोडोटस को भारत भेजा। हेलियोडोटस को भारत भेजा। हेलियोडोटस को भारत भेजा। ओके, हेलियोडोटस को भारत भेजा। अब किसके दरबार में आया था ये? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में आया था। किसके दरबार में था? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में आया था। तो हेलियोडोटस भारत भेजा। इसने भारत में भागवत धर्म की शिक्षा ली। मतलब किसने? हेलियोडोटस ने। इसने भारत में भागवत धर्म की शिक्षा ली। इसने भारत में भागवत धर्म की शिक्षा ली। भागवत धर्म की शिक्षा ली। भागवत धर्म की शिक्षा ली। ओके। और मध्य प्रदेश के विदिशा में भागवत धर्म की शिक्षा ली और मध्य प्रदेश के विदिशा में, मध्य प्रदेश के विदिशा में गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश के विदिशा में गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण करवाया। गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण करवाया। गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण करवाया, जिसका संबंध हिंदू धर्म से है। जिसका संबंध हिंदू धर्म से है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो अब डेमेट्रियस वंश के संबंध में ये प्रश्न हो जाएगा। अब नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट इंडो ग्रीक में एक वंश ये हो जाएगा प्रथम चरण के रूप में डेमेट्रियस वंश। अब दूसरा आप कर लीजिएगा। तो देखो इंडो ग्रीक में, इंडो ग्रीक के अंतर्गत दूसरा आक्रमण, इंडो ग्रीक के अंतर्गत दूसरा आक्रमण यूक्रेटाइट्स वंश के द्वारा किया गया। ये शब्द लिखा देखो यूक्रेटाइट्स, यहां शॉर्ट ही कर देना, डिटेल में नहीं जा रहे। यूक्रेटाइट्स वंश द्वारा किया गया। यूक्रेटाइट्स वंश द्वारा किया गया। ठीक है, यूक्रेटाइट्स। अब यूके जो यूक्रेटाइट्स है, यूक्रेटाइट्स का संस्थापक कौन? शॉर्ट में कर लो। ठीक है, डिटेल में नहीं जा चुका। इंपोर्टेंट ये वाला था, ये वाला इतना इंपोर्टेंट नहीं है। तो यूक्रेटाइट्स वंश का संस्थापक कौन था? तो यूक्रेटाइट्स ही था। यानी इसने अपने नाम पर ही क्या किया? इस वंश का नाम रखा। तो इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? यूक्रेटाइट्स। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तक्षशिला को। जबकि इनकी राजधानी क्या थी? साकल। बस ये आपका धारणा है, ये राजधानी के लिए इतना कराना पड़ रहा है। राजधानी इंपोर्टेंट है, वो पेपर में पूछी जाती है, आप धारणा। तो यूक्रेटाइट्स वंश का संस्थापक यूक्रेटाइट्स था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बस इतनी सी कहानी है। ये तुम्हारा पहला टॉपिक खत्म हो गया, इंडो ग्रीक भारत पर आक्रमण। ठीक है, यानी कि इसमें कितने नाम आए हैं? टोटल 4 नाम है। कितने नाम है? 4। पहला नाम क्या था?
तो पहला जो नहीं, उसमें इंडो ग्रीक के अंदर 4 नाम है। कौन कौन से नाम है? डेमेट्रियस नाम है, ठीक है। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा? तो उसके बाद में था मिनांडर। कौन था? मिनांडर। और मिनांडर के बाद में अंतियाल। क्या है? अंतियाल। अब इधर देखेंगे तो कौन है? यूक्रेटाइड्स। कौन हो जाएगा? यूक्रेट। 4 नाम है केवल। कितने नाम है? 4। अगर इन 4 नामों को तुम याद कर लेते हो तो तुम्हारा 1 नंबर बनने के चांस है, और नहीं कर पाते हो तो 1 नंबर कटने के चांस भी रहते हैं, ठीक है। दोनों स्थितियां आपके सामने हैं, तो कृपया करके आप पढ़ लीजिएगा, बढ़िया ही रहेगा। तो हम दूसरी कहानी पढ़ते हैं, शक की। किसकी पढ़ते हैं? शक वालों की। तो शक की कर लीजिएगा, तो डालिएगा शक। शक को हम सीथियन भी कहते हैं, ठीक है। शक दूसरा आक्रमणकारी कौन थे? शक थे। इनको हम सीथियन भी कहते हैं। सीथियन पूछेगा, सीथियन किसे कहा जाता है? तो शकों को आ जाता है शक। इन शकों को तुम जानते हो, ये भी लगभग पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हो, एकदम नया नहीं है आपके लिए ये, ठीक है। तो शकनों ने क्या किया? आक्रमण किया भारत पर। अब जब शक आक्रमण करेंगे भारत पर, तो इन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर कार्य किया उसके संबंध में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, शक कहाँ के निवासी हैं? मध्य एशिया के। पहले तो ये लिखो, शक कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। मध्य एशिया के, ठीक है। और मध्य एशिया का मतलब होता है 2 देश आप कर सकते हो मध्य एशिया में। एक तो चीन का पश्चिमी भाग हो जाएगा, और एक तुर्कमेनिस्तान। मध्य एशिया में कौन आ जाएगा? चीन और तुर्कमेनिस्तान। चीन का पश्चिमी भाग हो जाएगा, तो चीन और तुर्कमेनिस्तान। हाँ, तुर्किस्तान मान लीजिए, तुर्किस्तान शब्द ले लो, तुर्कमेनिस्तान। मध्य एशिया सेंट्रल एशिया जानते हो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये मतलब 5 इसमें क्या आ जाते हैं? देश आ जाते हैं, जिनमें से हम केवल 2 ही को रखते हैं। ये कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे, ठीक है। मध्य एशिया के निवासी थे, या फिर धारणा ही हो जाएगी, ठीक है। शक कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के थे। मध्य एशिया से इन्होंने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिएगा, मध्य एशिया के निवासी थे। नेक्स्ट करो, ये किस दर्रे से भारत में आए थे? ये पूछता है प्रश्न, किस दर्रे से भारत में आए थे? तो बेलन दर्रा से। किससे आए थे? बेलन दर्रा से भारत में आए थे। बेलन दर्रा से भारत में आए थे। दर्रा मतलब रास्ता, नदियों के द्वारा काट काट करके पहाड़ को मतलब काट दिया जाता है, उसी क्या बोलते हैं हम लोग? आई आकारी घाटी या दर्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ, तो आपको ध्यान रखना, बेलन दर्रा से भारत में आए थे। ये मध्य एशिया से भारत में क्यों आए थे? मध्य एशिया से भारत में क्यों आए थे? तो मध्य एशिया में एक कबीला था, और उस कबीले का नाम है यूची कबीला। क्या नाम है? यूची कबीला। ये यूची कबीला जो है ना, खतरनाक टाइप का कबीला था। मतलब इनको लड़ना बहुत पसंद था, इनके डीएनए में भरा हुआ था लड़ना, ठीक है, यूची कबीला को। और लास्ट में अंत में देखो, कनिष्क जो है ना, इसी का ये एक शाखा है। कनिष्क जो आता है ना, जैसे कुषाण पढ़ेंगे हम लोग, तो कुषाण का सबसे प्रतापी शासक कौन है? कनिष्क था। तो कनिष्क भी इसी से लिंक रखता है यूची कबीला से। तो यूची कबीला जो था वो कहां पर था? तो यूची कबीला जो था मध्य एशिया में था। तो मध्य एशिया में क्या किया था? इन सबको को मार मार के भगा दिया गया था वहां से, यहाँ से भागो, तुम्हारा नहीं है। तो ये बेचारे सहारा लेकर किधर आ गए? इंडिया की तरफ। इंडिया में क्या थी? अपॉर्चुनिटी थी। क्या थी? किस बात की अपॉर्चुनिटी थी? कि मौर्य साम्राज्य कमजोर हो गया था। उसके बाद में मगध में अगर देखा जाए तो क्या हो गया था? छोटे छोटे राज्य हो गए थे। इनका फायदा किसने उठा लिया? इन लोगों ने उठाया, शकों ने। और शकों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। जब भारत पर आक्रमण किया तो शकों की 5 शाखाएं भारत में आई थी। कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं भारत में आई थी, जिन्हें हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो कर लीजिए आप इसको। तो इससे पहले एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, शकों के राजाओं को हम जो नाम देते हैं वो छत्रप नाम देते हैं। देखो शक जो थे भारत में कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया जगह कहां पर है? चीन और तुर्किस्तान में है। तुर्किस्तान की जो जगह है वहां पर पड़ जाती है। यहाँ भारत में प्रवेश किए थे बेलन दर्रा से। किससे किए थे? बेलन दर्रा से प्रवेश किए थे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा है कि इन्हें किसने मतलब भगाया था मध्य एशिया से? तो यूची जनजातियों ने। किसने भगाया था? यूची कबीलियों ने भगाया था। यूची कबीलाओं ने, यूची कबीला ने, है ना, भगा दिया था। कहां से भगा दिया था? मध्य एशिया से भगा दिया था यूची कबीला ने, ठीक है। नेक्स्ट आप कर लीजिएगा। इसके बाद आप करिएगा, ये भारत में जैसे आते हैं तो जब भारत में प्रवेश करेंगे तो भारत में प्रवेश करते हैं उससे पहले आपको ध्यान रखना है, इनके राजाओं को हम छत्रप कहते हैं। ध्यान रखना, छत्रप। जब भी शब्द आएगा छत्रप, जैसे तुमने देखा होगा मध्य भारत में सुल्तान। सुल्तान मतलब क्या था? राजा का ही तो एक मतलब उपाधि थी, या कुछ भी मलैया समझ लेते। विक्रमादित्य, ये विक्रमादित्य क्या था? एक राजा की उपाधि हुआ करती थी, ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो वैसे ही यूची कबीला ने मार मार के भगा दिया। मान लो एटा में कोई व्यक्ति रहता है और एटा में कोई दबंग व्यक्ति है, और मान लीजिए अगर यहाँ पर लोकतंत्र न होता तो दबंग व्यक्ति क्या करेगा? मार मार के भगा देगा। तो यहाँ से कोई भी बेसहारा व्यक्ति के अंत जाएगा नहीं जाएगा? अंत जाएगा। अब वहां पर क्या आ गया?
वहां पर उससे कमजोर व्यक्ति मिल गए तो वो क्या कर देगा, उन्हें आंख दिखा देगा और क्या कर अपना साम्राज्य बना देगा। वैसे ही क्या हुए, ये लोग वहां से तो आए थे लेकिन भारत में कमजोर सत्ता थी, उसका अवसर उठाया, उसका फायदा उठाकर क्या कर दिया, भारत में है ना शक वंश की स्थापना कर दिया था। अब शक जो है वो 5 कैटेगरी भारत में आएंगी। शकों के राजाओं को हम क्या कहेंगे, क्षत्रप के नाम से जानेंगे। किस नाम जानेंगे, क्षत्रप के नाम से जानेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब ये पांच जो एरिया थे वो कौन कौन से थे, पांचों को आप कर लीजिएगा। शकों ने 5 एरिया में क्या किए, भारत पर शासन किए। तो 5 एरिया कौन कौन से थे, ठीक है। तो सबसे पहले आप कर लीजिएगा, देखो सबसे पहला जो एरिया था इनका, मैं उसी मैप को खोल ले रहा हूँ, ठीक है। भारत का मैप था, ठीक है। 5 जगह पर इन्होंने अपना शासन स्थापित किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5 जगह कौन सी जगह पर किया है ये आपको कर लेना है। तो सबसे पहला था कांधार। कौन सा था, कांधार। तो कांधार को ऊपर यूची कबीला में ध्यान रखना है, यानी शक जो है वो क्या है, यूची कबीला उन्हें मार के भगा दिए थे। तो सबसे पहले कौन सा था, कांधार था। और कांधार जो एरिया था वो कहां पर था, अफगानिस्तान में। कहां है, अफगानिस्तान में कंप्लीट था। तो कांधार पर इन्होंने सबसे पहले है ना, यानी कि आप एक लिख लीजिएगा, पुंड करके लिखो, ये लिखो, ये भारत में 5 जगह आकर बसे थे। ये भारत में यानी शक भारत में 5 जगह आकर बसे थे। शक भारत में 5 जगह आकर बसे थे। सबसे पहला जगह कौन सा था, कांधार। अब कांधार आपको पता है कहां है, अफगानिस्तान में, कांधार। दूसरा जगह था तक्षशिला। तक्षशिला दूसरा कौन सा था, तक्षशिला था। ये कांधार कह दे रहे हैं यहाँ पर, तक्षशिला। और तक्षशिला कहां पर था, तो पाकिस्तान में था। कहां था, पाकिस्तान। यानी कांधार में इन्होंने सबसे पहले अपना राजवंश बनाया, यानी शकों ने सबसे पहले कहां पर अपना सहारा बनाया, कांधार को। दूसरा सहारा तक्षशिला को बनाया। तीसरा मथुरा को बनाया। मथुरा आप जानते हैं, मथुरा ये वाला एरिया हो जाएगा। और मथुरा शैली का निर्माण भी किसने किया, इन्होंने किया था, आगे हम बढ़ेंगे ये हो जाएगा। तो तीसरा कहां गए थे, मथुरा में। तो मथुरा में शक रहते थे। और चौथा था उज्जैन। उज्जैन, हाँ, चौथा क्या था, उज्जैन हो जाएगा। जो उज्जैन जो हम नीचे पड़ जाएगा, अवंती की राजधानी उज्जैन थी, तो ये हो जाएगा। तो चौथा क्या बनाया था, उज्जैन। उज्जैन। और 5वां किसे बनाया था, नासिक को। नासिक को बनाया, किसे बनाया था, नासिक को। तो नासिक आप जानते हो महाराष्ट्र वाले एरिया में हो जाएगा, ये वाला। तो हम क्रम से देख सकते हो, ये इस प्रकार से यहाँ बसे थे भारत में, ठीक है। और धीरे धीरे भारत पर कब्जा किए थे ये लोग, आपको ध्यान। तो पहले कांधार था, फिर तक्षशिला था, फिर मथुरा था, फिर क्या था, उज्जैन था, फिर क्या हो जाएगा, नासिक था। यानी 3 जगह इन्होंने क्या किया था, 5 जगह भारत पर है ना बसे थे ये। तो कांधार में, तक्षशिला में, मथुरा में, उज्जैन में और नासिक में, ठीक है। 5 जगह क्या हुए थे, ये बसे थे, ठीक है। आपको ध्यान रखना, क्लियर हो जाएगा तक। तो अब इसमें देखो, इसमें हमारे जो 2 राजा इंपोर्टेंट है जो मैं पढ़ा दिया आपको कुछ। तो देखो आप देखो, जो मथुरा का शासक था, जो कि शक शासक था, इसको मालवा के शासक ने पराजित कर दिया था। आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा, मथुरा के शासक को मालवा के शासक ने पराजित कर दिया था। मथुरा के शासक को, अब उस शासक का नाम मैं लिखो, इतना इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट केवल 2 ही हैं इसमें जो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बस इतना कर लीजिएगा कि मथुरा के शासक को मालवा के शासक ने पराजित कर दिया था। मथुरा के शासक को मालवा के शासक ने पराजित कर दिया था। मालवा के शासक ने पराजित कर दिया था। मालवा के शासक ने पराजित कर दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। मालवा के शासक ने पराजित कर दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। इसी उपलक्ष्य में, इसी में भी एक बिंदु करो, इसी उपलक्ष्य में, इसी उपलक्ष्य में, इसी उपलक्ष्य में उसने 57 ईसा पूर्व, उसने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत नामक कैलेंडर चलाया। 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत नामक कैलेंडर चलाया। ये कैलेंडर हमारे लिए इंपोर्टेंट है। विक्रम संवत नामक कैलेंडर चलाया। विक्रम संवत नामक कैलेंडर को चलाया, ओके। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कर लीजिएगा। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि मां से मथुरा, मां से मालवा। मालवा थोड़ा इधर मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आ जाता है, यानी मां ने आपस में खत्म कर लिया। मामा ने क्या कर लिया था, खत्म कर लिया था। इसका मतलब शकों की एक शाखा किसने फिनिश कर दी थी, मालवा के शासक ने फिनिश कर दी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो शक थे, यानी ये क्या हो जाएगा, नासिक, ये क्या हो जाएगा, उज्जैन,
और यहाँ पर मालवा मान लेते हैं। तो मालवा ने क्या कर लिया, मथुरा को अपने मिला लिया था। तो ये तो क्या हो गया, मथुरा वाले का विक्रमादित्य का हो गया ये, ठीक है। ये कहानी होगी यहाँ खत्म। दूसरी कहानी ये थी कि जो उज्जैन का शासक था, देखो कांधार और तक्षशिला से हमें कोई लेना देना नहीं, वर्तमान में ये हमारे देश में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए इतिहास अगर हमें पढ़ना है तो केवल हमें अपने भारत का पढ़ना है, और भारत में ये अभी वर्तमान में नहीं है। जबकि हम जब आजाद मतलब नहीं थे उससे पहले ये पाकिस्तान हमारे में था, और उस मगध साम्राज्य के समय अफगानिस्तान भी हमारे में था, जिसे हम अखंड भारत के नाम से जानते हैं। तो अखंड भारत का तो बहुत एरिया था, लेकिन अब क्योंकि ये कांधार और तक्षशिला हमारे में नहीं है तो इन्हें हमें स्टडी नहीं करना है, ध्यान रखना। लेकिन हमने एक कहानी पढ़ ली मथुरा वाली, कि मथुरा का जो भी शासक था वो किस में मर्ज हो गया था, मालवा में। किस में हो गया था, मालवा में। अब नेक्स्ट शासक कौन बच गया, उज्जैन बच गया और नासिक बच गया। तो उज्जैन का शासक कौन था, तो उज्जैन का शासक था रुद्रदामन। कौन था, रुद्रदामन था। तो लिखो नेक्स्ट बिंदु करके, उज्जैन शक शासक में प्रतापी शासक, उज्जैन शक शासकों में प्रतापी शासक रुद्रदामन था। रुद्रदामन था। उज्जैन शक शासकों में प्रतापी शासक रुद्रदामन था। रुद्रदामन था। रुद्रदामन था जिसने सातवाहन वंश के वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी पर आक्रमण किया था। जिसने सातवाहन वंश के वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी पर आक्रमण किया था। वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी पर आक्रमण किया था। जिसने सातवाहन वंश के शासक वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, तो इसको हम शॉर्ट में कहते हैं बीपीपी। बीपीपी क्या कहते हैं, बीपीपी। तो वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी पर आक्रमण किया था। किस पर किया था, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी पर आक्रमण किया था, ठीक है। जिसमें वशिष्ठी पुत्र हार गया था। जिसमें वशिष्ठी पुत्र हार गया था। जिसमें वशिष्ठी पुत्र हार गया था। वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी हार गया था। तो बीपीपी हार गया, ले लो शॉर्ट में, बीपीपी हार गया था। हाँ, तो यही तो स्मार्ट स्टडी है। हाँ, गधे जैसी स्टडी नहीं करना है, गधे जैसी करना है, घोड़े जैसी करना है, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी करना है। तो क्या हो जाए, बीपीपी शॉर्ट में अगर आपको पता लग गया पहले से ये है तो इसको क्यों इतना लंबा खींचना है, इसी से कर लो काम, चला लो, इससे आराम से क्या हो जाएगा, आपको बन जाएगा। तो रुद्रदामन जीत गया, ये हार गया। लेकिन दोनों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। लेकिन दोनों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। तुम ये पढ़ चुके पहले भी, है ना, लेकिन अब दोबारा वही आ गया। तो अब देखो कनेक्ट करके देखो, बहुत इजी है इतिहास को याद करना, और याद भी होता चला जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो लेकिन दोनों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। लेकिन दोनों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। ओके, अब मैं आपको इसकी चर्चा कर रहा हूं। इसकी चर्चा मतलब इन दोनों की चर्चा किस अभिलेख से मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जूनागढ़ से। तो लिख लीजिएगा, नेक्स्ट बिंदु को लिख लो। इसकी चर्चा जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इसकी चर्चा जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ओके, तो अब प्रश्न यही आएगा कि जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है, रुद्रदामन से। किससे है, रुद्रदामन से हो जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख भारत का प्रथम अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखित है। ये कहीं पर नोट करिएगा, ये इंपोर्टेंट है। यह किस भाषा में लिखित है, संस्कृत भाषा में लिखित है। यह भारत का प्रथम अभिलेख है। इसी अभिलेख में और किसकी जानकारी है, तो रुद्रदामन ने ये बनवाया है, तो इसमें और किस किस की जानकारी है, तो आपको ध्यान रखना है। इसी में चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी है। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक है, उसकी जानकारी है चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और सुदर्शन झील भारत हमारे पेपर में बहुत पूछी जाती है ना, ध्यान रखना। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, इसलिए। तो जूनागढ़ अभिलेख में किसकी चर्चा है, चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य ने, आप कहीं पर नोट कर लो इस बात को, चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्चे पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? ठीक है क्या चीज? तो सरकार, जो राजा है वो खजाना रखता होगा तो सरकारी नहीं था, उसका खुद का पर्सनल था। अरे भले ही राजतंत्र था तो क्या हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा तो भाई जनता का था, टैक्स का था कि नहीं था? तो उसने ये लिखवाया सरकारी खर्च पर इसका निर्माण हुआ था सुदर्शन झील का। ठीक है, अब ये सुदर्शन झील तुम्हारे पेपर के लिए इंपोर्टेंट है, तो एक प्रश्न पूछेगा, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था? जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार मतलब होता पुनर्निर्माण। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण लिख लीजिएगा कहीं पर नोट करके, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण। ठीक है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार किसने किया है? तो एक तो व्यक्ति है रुद्रदामन। किसने किया था? रुद्रदामन। इसलिए ध्यान रखना है, यानी रुद्रदामन ये कह रहा है इस बात को वहां पर कि ये सुदर्शन झील मैंने नहीं बनवाई है, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई है, लेकिन मैंने इसका जीर्णोद्धार किया है, या मैंने इसका क्या किया है? रिपेयरिंग किया है, यानी कि पुनर्निर्माण किया था। आपको ध्यान रखना है, तो ये रुद्रदामन ने किया है। और दूसरा एक और राजा होता है, मतलब स्कंदगुप्त। कौन सा हो जाता है? स्कंदगुप्त ने भी क्या किया था? इसी झील का पुनर्निर्माण कराया, जो गुप्त वंश का शासक है, जो पढ़ेंगे आगे। तो पुनर्निर्माण एक तो रुद्रदामन ने किया है, एक और है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त को हम पढ़ेंगे गुप्त वंश में जब आएगा तब। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो सुदर्शन झील की कहानी इस प्रकार से आपको रहेगी। रुद्रदामन एक शक शासक है। रुद्रदामन का जो मतलब आक्रमण हुआ है, आपस में इनमें युद्ध हुआ है, वो किसमें हुआ? सातवाहन वंश के वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के मध्य में हुआ है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी रुद्रदामन से हार गया था, लेकिन दोनों ने क्या कर लिया? वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। अब वैवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इन दोनों के मध्य में अच्छी मित्रता हो गई थी। लेकिन अब इसकी दूसरी कहानी क्या है? जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख जो है भारत में लिखा गया प्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख है। ठीक है, और जूनागढ़ अभिलेख में किसकी चर्चा है? सुदर्शन झील की चर्चा है। सुदर्शन झील की चर्चा, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है, यह जूनागढ़ अभिलेख में लिखित है। जूनागढ़ अभिलेख में कितने राजाओं की चर्चा है? 3 राजाओं की। कौन कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। रुद्रदामन जो है वो किस वंश का है? शक वंश का है। स्कंद गुप्त किसका है? गुप्त वंश का है। और चंद्रगुप्त मौर्य किसका है? मौर्य वंश का है। इन तीनों राजाओं की चर्चा किस झील में है? तो सुदर्शन झील के अंतर्गत है। ये आपको ध्यान रखना, इतना आपको कर लीजिएगा। तो जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। अब लास्ट बच गया हमारे सामने नासिक का शासन। कौन बच गया? नासिक। और नासिक भी किसका है? इसकी 5वीं शाखा है। किसकी? शकों की 5वीं शाखा। शक जो है मध्य एशिया से आए, अभी रिकॉल करवाने आपका ये हो जाएगा। तब क्या करते हैं? 5वीं शाखा पढ़ते हैं। अब आपको पता ही है यहाँ पर, तो ये इधर नीचे कौन था? सातवाहन वंश था। कौन था? सातवाहन वंश था। तो नासिक का राजा कौन था? नहपान। कौन था? नहपान था। नासिक का राजा कौन था? नहपान था। तो नहपान जो है, नहपान, ठीक है, नहपान के बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, क्या हो गया था इनको? चलो कोई नहीं, देखो पढ़ो आप। नहपान जो है, नहपान, ठीक है, नहपान जो था, इसका युद्ध किससे हुआ था? नहपान का युद्ध किससे हुआ था बताइए? नहपान का युद्ध हुआ था जीपीएस से। किससे हुआ था? जीपीएस से। लिखो इस बात को कहीं पर नोट कर लीजिएगा। अभी छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, बस ये लास्ट करा के छोड़ दूंगा इसको। ठीक है, ठीक है, मतलब इतिहास को छोड़ देंगे, फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ना लेंगे। ये आपको ध्यान रखना। अगर तुमको दिक्कत हो रही थी, कह रहे नहीं कह रहे ऐसा ना, उसने, इस लड़की ने कभी पढ़ा तो है नहीं है, ये मैथ पढ़नी आती है, केवल चली जाती है, तो हम ये नहीं कह सकते, हो सकता है उसका कहीं अंत टाइम हो इसलिए चली गई हो। ठीक है, हाँ तो कहीं पर भी है तो इसलिए शायद। ठीक है, तो कुछ नहीं कह सकते भाई, जो भी है आप पढ़ सकते, जो भी है वो कर लीजिएगा। तो करो इसको, देखो लिखिएगा। नेक्स्ट देखो, नासिक के शक शासक, नासिक के शक शासक नहपान ने, नासिक के शक शासक नहपान ने, नासिक के शक शासक नहपान ने, नासिक के शक शासक नहपान ने सातवाहन वंश के, देखो नासिक के शक शासक नहपान ने सातवाहन वंश के जीपीएस मतलब गौतमीपुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया। सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी पर, गौतमीपुत्र में लिख दे रहा हूं यहाँ पर, गौतमीपुत्र सातकर्णी पर, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया।
गौतमी पुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया, जिसमें नहपान हार गया, जिसमें नहपान हार गया, जिसमें नहपान हार गया। ओके, ये आपको ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नहपान है वो किसमें मिल जाएगा, अब सातवाहन वंश से मिल जाएगा। तो देखो ये भी मिल गया किसमें, तो ये देखो बाद में हालांकि रुद्रदामन ने इसको सातवाहन वंश से आजाद करा लिया था तो बालक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो अभी फिलहाल क्या हो गया है, ये इसमें मिल गया था। तो गौतमी पुत्र जो शासक था वो किसका था, सातवाहन वंश का था, जिसे हम जीपीएस भी कहते हैं, ये हो जाए। इसकी चर्चा जोगल थंबी कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में, जोगल थंबी में मिले सिक्कों से मिलती है। जोगल थंबी कहां, महाराष्ट्र में, शॉर्ट में कर लेना। इसकी चर्चा जोगल थंबी में मिले चांदी के सिक्कों से मिलती है, या इसकी जानकारी जोगल थंबी में मिले सिक्कों से मिलती है। जोगल थंबी का महाराष्ट्र में, जोगल थंबी में मिले चांदी के सिक्कों से मिलती है। हाँ 8000 थे, अब तो डिटेल नहीं करो, बस शॉर्ट में कर लो, ये हो जाएगा। जोगल थंबी से मिलती है, ठीक है, इतनी कहानी इसकी हो जाती है, ठीक है। तो शक हमारा खत्म हो गया। तो शक को एक थे हैं मध्य एशिया के निवासी से। मध्य एशिया कहाँ पड़ता है वर्तमान में, तो पश्चिमी चीन और तुर्किस्तान नामक जगह पड़ता है। मध्य एशिया से इन्हें किसने भगा दिया था, हैं यूची कबीले ने, यूची कबीले जातियों ने भगा दिया था वहां से। भगा करके इनकी 5 शाखाएं भारत में आई थी। 5 शाखाएं, सबसे पहले कौन सी शाखा आई थी, कांधार शाखा थी। दूसरी कौन सी थी, तक्षशिला शाखा थी। तीसरी कौन सी थी, मथुरा थी। चौथी कौन सी थी, उज्जैन। 5वीं कौन सी थी, नासिक थी, ठीक है। तो कांधार और तक्षशिला से हमें कुछ ज्यादा मतलब नहीं, क्योंकि वो कहाँ पड़ जाती है, वो पड़ जाती है कहाँ पर, पाकिस्तान अफगानिस्तान पड़ जाती है, लेकिन हमें इतिहास से पढ़ना है। तो हम बात आती है मथुरा की। मथुरा शाखा में देखा जाए तो मथुरा जो कि शक वंश वहां पर शासन कर रहा था, तो मथुरा के शक वंशों का मर्ज यानी विलय आक्रमण करके मालवा शासक ने क्या कर लिया, अपने मिला लिया था। और उसने कौन सी उपाधि धारण किए थे, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। और कौन सा कैलेंडर चलाए थे, विक्रम संवत को कब चलाया गया था, 57 ईसा पूर्व चलाया गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना, यहाँ हो जाता है, ठीक है। दूसरा हमने देखा है कि यहाँ पर कौन था, उज्जैन था। उज्जैन पर कौन सा शक शासक था, रुद्रदामन था। कौन था, रुद्रदामन। तो रुद्रदामन ने भारत पर मतलब इसमें सातवाहन वंशों पर आक्रमण किया। और सातवाहन वंश में उस समय राजा कौन था, बीपीपी था। कौन था, बीपीपी वशिष्ठी पुत्र क्या था, पुल्लुमावी था। और जिसको क्या कर पराजित कर दिया था, किसने, रुद्रदामन ने। और रुद्रदामन पराजित करके क्या कर दिया, आपस में इन्होंने बाद में वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए। और वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद में क्या हुआ, इनका जो भी मसला था वो सुलझ गया था। लेकिन इसी बीच हम देखो रुद्रदामन की चर्चा एक और जगह और आती है, जो है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किस राजा के द्वारा बनवाया गया था, तो वो किसके, रुद्रदामन के द्वारा बनवाया गया था। किस द्वारा बनाया गया था, रुद्रदामन के द्वारा। और रुद्रदामन ने क्या किया है, इसकी चर्चा किया है। किसकी चर्चा किया है, कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। अभी तो मैंने इस झील का क्या किया है, पुनर्निर्माण करवाया है। और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण और किसने करवाया था, तो स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया था। ये 2 कहानी आपको ध्यान रखना इसके हिसाब से। लेकिन इसी में आपको एक चीज है, जूनागढ़ अभिलेख जो है भारत में लिखा प्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख है, ठीक है, जिसकी जो हमारे लिए इंपोर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। तो ये कहानी इसकी रहेगी। अब उसके बाद आता है नासिक के शक थे। तो नासिक के शकों में अगर हम देखें तो नासिक के शकों ने आक्रमण किस पर किया था, सातवाहन वंश पर किया था। एक सातवाहन वंश पर जब आक्रमण किया था उस समय सातवाहन वंश का राजा कौन था, गौतमी पुत्र सातकर्णी था, है ना, जीपीएस था। कौन था, जीपीएस। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या कर दिया था, नहपान जो कि क्या का नासिक का राजा था, उसे पराजित करके अपने मिला लिया था। ये आपको ध्यान रखना। तो इतनी कहानी किसकी हो जाती है, इसकी हो जाती है। इस प्रकार से शकों ने भारत पर क्या किया, मतलब अपना साम्राज्य को विस्तृत किया। तो इनके जो साम्राज्य थे धीरे धीरे मिलते चले गए भारत के ही साम्राज्य में। बाद में ये सभी किसे मिल जाएंगे, बाद में सभी मिल जाएंगे गुप्त साम्राज्य में। और फिर एक गुप्त साम्राज्य क्या होगा, विशाल साम्राज्य बन के आएगा। जिस प्रकार से मौर्य साम्राज्य जो कि मगध का एक बड़ा साम्राज्य बन गया था, उसी प्रकार से एक बार पुनः गुप्त साम्राज्य बड़ा बन के आएगा पुनः। तो आपको ध्यान लिंक करना यहीं से ही, जो कि आपकी पहले की कहानी अगर आपको लर्न होगी तो लास्ट वाली कहानी भी आपको लर्न होगी। लिंक कर करके आपको कनेक्ट कर करके चलना पड़ेगा, तो चीजें आपके आसान हो जाएंगी। और कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो याद नहीं हो पाएगा, फिर लगे क्या हो गया ये, ठीक है। भागना स्टार्ट कर दोगे फिर क्या हो रहा है, अभी देखो है ना, फिर चला जाता है जो भी हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते तुम्हारा हमने 2 पढ़ा दिया है। अब जो भी बचा है इसके बाद कौन बच गया, अब इसका मतलब पहल्लव कौन बच गया, पहल्लव बच गया। और कौन बच, कुषाण बच गया। तो पहल्लव कुषाण को हम नेक्स्ट में देख लेंगे, ठीक है। अभी उम्मीद करते हैं आपको ये लर्न हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ले लेना है, ठीक है।